हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। याद करो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि हम पहले बीपीटी करेंगे, फिर कन्वर्स बीपीटी, फिर ट्रिग्नोमेट्री। यदि मैंने अपने वर्ड्स बोले तो मैंने उनको फुलफिल किया। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि अब मैं आपकी क्लास 10th का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करने वाले हैं और सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को। दो पार्ट्स में बोला है, इसलिए दो पार्ट्स में ही लाऊंगा। इस वाले पार्ट में हम बेसिक और थोड़ा सा आगे तक डिटेल डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम पूरी आइडेंटिटीज और आइडेंटिटीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स। और सबसे पहले ऐसी छोटी मोटी बातें हैं, यदि कभी कोई वैसे तो पूछता नहीं है, बट ध्यान रख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की यदि हम बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये तीन वर्ड से मिलकर बना है ट्राई, गॉन और मेट्री, जिनके अपने अपने मतलब है। ट्राई का मतलब है तीन, गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजर्स। ठीक है, तो बेसिकली यदि इन तीनों वर्ड्स को कंबाइन किया जाए तो ये बोल रहा है ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री रिलेट करती है किससे? ट्रायंगल से। ठीक है, अच्छा, यदि इसकी एप्लीकेशंस की बात भी कर ली जाए कि कहां का यूज होता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि सर हम जो ये पढ़ रहे हैं ये यूज कहां आती है। देखो बेटा, ये ब्रिलियंट माइंड्स के यूज आती है। तो यदि आप ब्रिलियंट माइंड्स हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि आगे चल के ये आपके कहां काम आने वाली है। पहला, एंशिएंट टाइम में जो ये यूज होती थी, एस्ट्रोनॉमी में यूज होती थी। आज भी ये फाइंडिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ में यूज हो जाती है। कैलकुलेशन अर्थ से जो बाहर से जब करते हैं तब ये उसके काम आ जाती है। हाइट ऑफ हिल्स, बिल्डिंग, ट्रीज, इन सब के लिए काम आता है। इसके साथ साथ आपकी जो नेविगेशन सिस्टम है वो भी आपका एयरप्लेन और शिप्स इसी पे काम करते हैं। इसके अलावा डिफेंस की जो टेक्निक्स है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूजफुल होती है हमारी नॉट डे टू डे लाइफ में। और एज अ पैसेंजर यदि आप बात करें प्लेन्स की, तो आपका कोई काम नहीं है, बट जिन्होंने बनाई है उन्होंने इसका यूज किया। और आज भी आपने इसको सड़कों में, बिल्डिंग्स की हाइट में, स्ट्रक्चर्स में बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्रीज यूज की जाती है नए नए कंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कैसे कैसे है। तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी किसमें लगती है? राइट ट्राइंगल में। राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री होना क्यों कंपलसरी है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री ट्राइंगल के अलावा ये ट्रिग्नोमेट्री किसी और ट्राइंगल्स पे लगती ही नहीं है इस वक्त। तो आगे चल के जब आप 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे होंगे तब आप ट्राइंगल को देख भी नहीं रहे होंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, बस हम बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल्स के कौन सा स्पेसिफिक ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल में आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। दूसरा, एक और ऐसी चीज है मैथ्स में जो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। बताइए जरा, सोचिए, याद कीजिए, एक ऐसी प्रॉपर्टी ट्राइंगल की जो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। हिंट भी यहां लिखे हुए हैं, नहीं याद आया? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम भी तो आपके इसी राइट ट्राइंगल में लगती है। तो देखिए, दो पॉइंट्स, राइट ट्राइंगल में दो चीजें लग रही है। एक ट्राइंगल में लग रही है ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्राइंगल में लग रही है पाइथागोरस थ्योरम। और ये दोनों कैसे इंटर रिलेट करके यूजफुल है वो भी अभी हम आपको आगे वाले क्वेश्चंस में समझाएंगे। चलिए, अब यदि बेसिक समझ लेते हैं, वैसे तो आपको पता है, बट राइट ट्राइंगल में जो होता है, आप इस एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं और 90 के सामने वाली साइड राइट एंगल में फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। अब बची हुई जो दो साइड्स है उनमें से एक को आप बेस बोलते हैं और दूसरी को आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब ये बात आप रेस्पेक्टिवली बोलते हैं कि यदि मैंने थीटा कहां ज्यूम कर रखा है? यहां, क्योंकि जो दो थीटास है, 90 को छोड़ दिया जाए तो राइट एंगल में दो ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में दो थीटास बनते हैं, एक थीटा 2 यहां पर, एक थीटा 1 यहां पर। और जब आप इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं तो बेसिकली आप इसको, इस वाली साइड को बेस मान रहे होते हैं। ये भी क्यों बता रहा हूं, ये भी थोड़ी देर में और डिटेल से समझाता हूं। ठीक है, पर अभी जो मैंने आपको बात बोली वो भी आप हल्की सी दिमाग में रखेंगे कि राइट ट्राइंगल में दो चीजें हमेशा लगेंगी, एक ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। और ये दोनों कैसे रिलेट करेंगे ये भी अभी आपके आगे समझाता हूं। चलिए,
अब ये वाली बात आती है प्योर ट्रिग्नोमेट्री की। प्योर ट्रिग्नोमेट्री की बात में सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि किसी भी राइट ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस नहीं होता है बच्चों। जी हाँ, सही सुना आपने कि यदि आप इसको थीटा मान लें तब ये बेस और परपेंडिकुलर होगा। एक सेकेंड, जब हम बात कर रहे हैं तो आपने इसको थीटा अज्यूम किया है, इसलिए आप इसको बेस बोलेंगे और इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्योंकि 90 ये है तो ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये बात रिलेटिव टर्म है बच्चों थीटा के रिस्पेक्ट में। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है और ये फिक्स चीज है, इसमें कुछ नहीं बदलेगा। बट ये परपेंडिकुलर और ये बेस बदल जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, तो आपका आधे से ज्यादा सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब ये चीज आप देखिए, जब आप किसी थीटा को यहां अज्यूम करते हैं राइट ट्रायंगल में, तो इस थीटा को बनाने के लिए जो दो साइड्स हैं उनमें से एक हाइपोटेनियस है और जो दूसरी साइड लगेगी उसी को आप क्या बोलेंगे? बेस। देखो उसने लिखा भी, जब थी जो है वो थीटा होगा तो इस केस में ये वाली साइड, सामने वाली साइड थीटा के, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जिसमें थीटा और थीटा बनाया होगा हाइपोटेनियस और उसके साथ वाली साइड, इसको आप क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इधर आ जाओ, अब आपने थीटा ही बदल दिया, लो ट्रायंगल का दूसरी साइड आपने थीटा यूज किया, तो भी 90 के सामने इस साइड के होने के कारण ये तो अभी भी हाइपोटेनियस रह गई। बट इस केस में क्योंकि थीटा दो साइड से मिलकर बना है और ये साइड यदि आपने हाइपोटेनियस बोल दी है तो इस साइड को अब आप क्या बोलेंगे? बेस। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो ऐसी है, इसको कैसे बेस बोलूंगा? बिल्कुल बोलेंगे, यदि आपने इसको थीटा अज्यूम किया है तो बेस आपका यही होगा, और इस थीटा के सामने वाली साइड को आप क्या नाम दे देते हैं? परपेंडिकुलर। क्लियर? बात समझ में आई कि थीटा के रेस्पेक्ट में आपका हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बदल जाता है। अब इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये भी पढ़ रखा है आपने, बट बने कैसे? देखो, जब भी आप कभी किसी नए स्कूल में जाते हैं ना, तो क्या होता है, आपको नए दोस्त मिलते हैं तो नए नए नाम याद करने पड़ते हैं कि यार हाँ इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, उसका नाम सी है। ऐसे ही जब आप ट्रिग्नोमेट्री के दुनिया में कदम रखेंगे तो 6 नए नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब वो 6 नए नाम क्यों हैं, कैसे हैं, उनका भी एक लॉजिक है। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर कितनी साइड्स हैं? हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। और इसका मतलब हुआ इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। अब मैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का यूज करते हुए मैचेस कंफर्म करवाता हूं। अच्छा, इस पाकिस्तान को बदल देते, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा पीपी में। इसको श्रीलंका कर देते हैं। तो इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है, वैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के बीच भी एक ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है। अब यहां से 6 नाम कैसे बन के आते हैं वैसे समझिए। एक मैच आप इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से करवा सकते हैं, एक मैच आप इंडिया का किससे करवा सकते हैं? श्रीलंका से, और एक मैच आप श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया से करवा सकते हैं। वैसे यहां पर यदि आप देखें तो आप एक रिलेशन परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ निकाल सकते हैं, एक बेस का हाइपोटेनियस के साथ निकाल सकते हैं, और एक आप परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशो निकाल सकते हैं। अब रेशो की बात में अक्सर टाइम जब जिसको नीचे दबाया जाता है या जिसको सेकंड ऑर्डर आता है उसको थोड़ा कमतर फील होता है, सेकेंडरी फील होता है। तो यहां पर क्या होता है, वैसे ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के केस में या तो आप P बाय H लिख सकते हैं या H बाय P तो लिख सकते हैं, है या ना? लॉजिक समझे? या तो आप P बाय H लिख सकते हैं या H बाय P लिख सकते हैं। यहां भी आप B बाय H लिख सकते हैं या फिर H बाय B लिख सकते हैं, और यहां पर आप P बाय B लिख सकते हैं या फिर B बाय P लिख सकते हैं। जैसे अब ये मैच सीरीज वाली थ्योरी क्या थी? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में जब भी टॉस होगा तो हो सकता है इंडिया पहले बैटिंग कर रही हो या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही हो। वैसे ही इन रेशियोज का भी खेल हो जाता है। परपेंडिकुलर ऊपर, हाइपोटेनियस नीचे है तो एक अलग रेशियो बनेगा, और हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे तो एक अलग रेशियो बनेगा, और इनके नाम भी अलग हो जाएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि 3 नामों के रेशियोज को जब हम डिफाइन करते हैं तो 6 नाम मिलते हैं। तो पहले रेशियो ही डिफाइन कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ,
बेस का हाइपोटेनियस के साथ, परपेंडिकुलर का बेस के साथ, और इन ऊपर के तीनों रेशियोज का रेसिप्रोकल कनेक्शन कि हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस का बेस से और बेस का परपेंडिकुलर से रेशियो जो होता है। अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस के केस को हम क्या नाम देते हैं, साइन थीटा। इसी तरह से बेस अपन हाइपोटेनियस के रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, टेन थीटा। तो यहां पर तीन नाम आ गए याद, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब यदि हम हाइपोटेनियस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ निकाले तो साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन और साइड वाइज भी रेसिप्रोकल रिलेशन हमें मिलता है कॉसेक थीटा। क्या, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉसेक थीटा आपस में रिलेशन में है, कैसे है वो समझाएंगे। ऐसे ही कॉस थीटा का यहां पर एक रिश्तेदार जो हमें मिलता है वो मिलता है सेक थीटा, और ऐसे ही टेन थीटा का एक रिश्तेदार हमें यहां मिलता है कॉट थीटा। ठीक है, कोई डाउट? इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। साइन थीटा का रेशियो, जो साइड्स का रेशियो है वो बदल जाएगा, तो उस रेशियो, बदले हुए रेशियो को हम कॉसेक थीटा कहेंगे। ऐसे ही कॉस थीटा का साइड्स का रेशियो जब बदल जाएगा तो हम उसको सेक थीटा कहेंगे, और टेन थीटा की साइड्स का रेशियो जब बदल जाएगा तो हम उसे कॉट थीटा कहेंगे। नाम को याद करने का एक ऑर्डर भी है जो आपने बहुत जगह सीखा होगा। देखिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए, पी बी पी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारा कॉमन तरीका है कहने का। या फिर पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, लास्ट में आता है सोना चांदी तोल। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब स्मॉल्स में है, ये तो साइड्स की नहीं, इनकी बात बोल रहा हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के जो नंबर्स हैं, नाम है, ये थोड़े से स्मॉल में है, ये ध्यान रखना, कैपिटल्स नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। P बाय H का रेशियो कहलाता है साइन थीटा, B बाय H का रेशियो कहलाता है कॉस थीटा, और P बाय B का रेशियो कहलाता है टेन थीटा। ये लिखा हुआ, क्लियर? तो 6 नाम हमें याद करने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा का रिवर्स कनेक्शन कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। और ये इसी ऑर्डर में याद रखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ऑर्डर क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर में आपको एक टेबल भी पढ़ाऊंगा, और जब टेबल पढ़ाऊंगा तो ये ऐसे ही रेशियो से उस टेबल को भी मैं समझा दूंगा फटाफट से। तो ये नाम ऐसे याद रखना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं सवाल पर। ट्रिग्नोमेट्री के इस पोर्शन पे 2 तरह के सवाल बनते हैं, दोनों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं ताकि आप समझिए और सवाल करिए। चलिए, क्या बोल रहा है, कंसीडर राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले उसने बोला राइट एंगल बी पे बनाइए, बना दीजिए। ए ये है, सी ये है, और उसने बोला एसी की वैल्यू 17 यूनिट है, लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। बीसी की वैल्यू 8 यूनिट है, ये 8 यूनिट हो गए। डिटरमाइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी। यहां पर एंगल सी के हिसाब से वो आपको बोल रहा है कि सारे रेशियोज को डिफाइन कीजिए, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, यूनिट बोला इसलिए हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले अब इस सवाल को स्टार्ट कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि तीनों रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। सारे रेशियोज के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए। तो मेनली अभी हमारी एक साइड ही गायब है। तो मैंने जो आपको कहा था इस चैप्टर स्टार्टिंग में ही, कि वीडियो के स्टार्टिंग में, कि यहां पर हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या आप साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि अभी आप कहेंगे सर अब इसमें बताइए परपेंडिकुलर किसको माने और बेस किसको माने। तो बेटा जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे होते हैं तब हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम परपेंडिकुलर किसको माने बेस किसको माने, इस पे ज्यादा सोचने की। परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है, या हम किसको परपेंडिकुलर माने बेस माने, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में।
पाइथागोरस थ्योरम है नहीं। फिर भी यदि उसको मानना है तो उसमें सवाल में सी बोला है, इसलिए सी के हिसाब से आप मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उसने आपको दी है 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी है जो कि हमें निकालना है, तो इसको हम ए बी ही रख देते हैं। और बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू उसने 8 दी है, यहां रख देते हैं। तो यहां से जब आप ए बी की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 289 माइनस 64। और जब आप इसको ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, एक सेकेंड, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 64 कीजिए, कितना आ जाता है 5 2 2, ठीक है, यही आ रहा है। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2। और यदि आपको याद हो तो ये किसका स्क्वायर होता है हमारे बच्चे, 15 का, ठीक है। प्लस माइनस लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, अंडर रूट आता है, बट क्योंकि लेंथ की बात हो रही है तो आपको पता है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस बिहाफ पर हमने इसको ए बी 15 और इसके पीछे लिख दीजिए यूनिट। अब एक ट्राइंगल है जिसमें आपको 15, 17 और 8 का रेशो पता है। यदि आपको ये सवाल करना है, इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं, तो यहाँ 15, यहाँ 17 और यहाँ 8 लिख दीजिए, और साथ ही साथ इसको बी, इसको ए और इसको सी लिख दीजिए। अब मुझे लगता है आप सिंपली सवाल को कर जाएंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यदि आप साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप यदि सी के हिसाब से देखें तो आप इसको लिखेंगे साइन सी, यहाँ पे वही साइड आ जाती है, वही एंगल आ जाता है जो आप लिखना चाहते हैं, जिसके लिए आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रखें। तो साइन सी के लिए क्या आएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, जिसकी वैल्यू आप 15/17 लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू b/h होती है। इस हिसाब से कॉस थीटा की, कॉस सी की यदि हम बात करें तो कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, bc अपॉन ac, वैल्यू डालते ही इतना हो जाएगा 8/17। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ऐसे आप सारे रेशो निकाल सकते हैं। टेन थीटा के लिए 3 में निकाल देता हूं, बाकी आप निकाल लीजिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस हिसाब से यहां देखें तो यहां आएगा 10 c इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, इस हिसाब से हो जाएगा 15/8। बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल आ जाएंगे, तो एक आ जाएगा आपका इसका अपोजिट पार्ट 8/15, एक आ जाएगा आपका 17/8 और एक आ जाएगा आपका 17/15। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि साइन का उल्टा था कॉसेक, तो ये कॉसेक सी की वैल्यू आएगी, ये सेक सी की वैल्यू आएगी, और टेन थीटा के हिसाब से ये कॉट सी की वैल्यू आएगी। क्लियर? तो बाकी 3 आप निकाल लीजिएगा। चलिए, अब ऐसे ही और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, बट इस वाले क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पहले तो ये समझ लो। यहां पर आपको जो ट्राइंगल की साइड दी है वो यूनिट्स में दी हुई है कि 17 सेंटीमीटर है, 17 यूनिट है, 17 मीटर है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है ना बेटा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसके 2 सवाल में आपको जो समझा रहा हूं ना, वो कैसे समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, वो लॉजिक समझ लीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन को करने का ऑर्डर यही था, आप ऐसे कीजिए आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने का ऑर्डर बदल जाएगा, यदि आपको ये नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब इस सवाल के हिसाब से यदि हम देखें तो उसने बोला है साइन ए की वैल्यू 12/37 है। अब 2 चीजें आ रही है, एक तो 37 का स्क्वायर कितना होता है, तो एक तो हमें 37 का स्क्वायर आना चाहिए, एक हमें 12 का स्क्वायर आना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या करना है हमें। साइन ए में यदि हम इसको ट्राइंगल फॉर्म में कन्वर्ट करें और यहां पर ए मान ले, आप क्योंकि ए दिया है तो बी और सी मैं कहीं भी मान सकता हूं, मैं बी को यहां सी यहां मान लेता हूं। तो साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब इस बेस बी को यदि मैं 90 डिग्री मानता हूं तो हाइपोटेनियस मेरी 37 आ जाएगी, और परपेंडिकुलर मेरा 12 है तो यहां 12 हो जाएगा। जैसे ही आपने किया है सवाल गलत हो गया, समझे क्यों?
क्योंकि बेटा एक बात लॉजिकली बताओ, क्या उसने आपको ये बोला है कि ऐसा ऐसा है? नहीं बोला ना, तो फिर आप कैसे मान सकते हो? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ही होती है कि एक्चुअली जब आप इस रेशो की मदद से इन साइड्स को लिख रहे होंगे तो आप 37 नहीं लिखेंगे, ए बी और सी के केस में आप यहां पर 37 नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे 37K। ये क्यों क्यों आया है ये भी समझाता हूं, और इसके हिसाब से एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा 12K। देखो बेटा, जब भी आप रेशो निकालते हैं तो 5 और 10 का रेशो कितना है? 1:2। पर क्या सिर्फ 1:2 5 और 10 का ही आता है क्या? 3/6 कर दीजिए तो भी तो 1/2 ही आएगा। यदि आप 8/16 कर देते हैं तो भी आपका 1/2 आएगा। तो मतलब ये 1/2 रेशो कैसे आया है? क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सा रहा होगा? नहीं बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो रेशो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें दिया गया है। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ ऐसी चीज थी जो कट गई, और उस कटी हुई चीज को ही, उस एलिमिनेटेड पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? के से डिनोट कर देते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर ये के क्यों माना? तो सर ने के इसलिए माना ताकि यहां पर 37 और 12 का जो रेशियो है, हो सकता है 24 और कितना आ गया? 74। आप इसको कट कीजिए, ये भी 12 और ये भी 37, तो अभी भी देखिए बात तो वही आई है। तो हमें नहीं पता कि ये साइड एक्चुअली क्या थी, हमें नहीं पता। इसीलिए हम यहां पर इन साइड्स को, जब रेशियो फॉर्म में सवाल दिया होगा तो हम यहां पर इसको ऐसे लिखने की जगह इनके साथ के यूज करेंगे। अब इसके बाद पिछले वाले सवाल की तरह आपको करना है, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। क्या होता है? वापस से फॉर्मूला लिखिए, पिछले क्वेश्चन में लिखा है इसलिए मैं छोड़ देता हूं आपके लिए। आपको भी तो अपने नोट्स बनाने हैं तो बनाते जाइए और लिखते भी जाइए। अब जब आप यहां करेंगे तो आप यहां रखेंगे 37K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। 37 का स्क्वायर कितना था? 1369K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12K के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 144K स्क्वायर, और AB स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो K स्क्वायर 5 2 12 1225K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब आप बताइए किसका स्क्वायर होता है? तो AB की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 35K। भाई इसका अंडर रूट लोगे तो 1225 का जो अंडर रूट होता है दैट इज 35, और K स्क्वायर का अंडर रूट किया जाएगा। फिर वही वाली बात कि प्लस क्यों लिया है, माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि लेंथ है तो नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा, आप कहोगे सर लेंथ का है, रेशो कब निकलता है? साइड्स के रेशो से ही, मतलब साइड से ही तो रेशो निकाल रहे हैं। जब साइड से रेशो निकाल रहे हैं तो आपको ये लेंथ ही तो माननी पड़ेगी, और लेंथ है तो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, K की वैल्यू नेचुरल वैल्यू होगी, 1 से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, जब ऐसा हो जाए तो बस अब आपके पास ट्राइंगल है, रेशो आप निकाल सकते हैं। ये 37 दिया है, ये आपको 12 दिया है, और इस C के रेस्पेक्ट में, सॉरी इस A के रेस्पेक्ट में आपने इसको 35 निकाल लिया है। अब ट्राइंगल की तीनों साइड पता लग गई 35। ओके, अब आप जब भी रेशो निकालने जाएंगे cos A और tan A निकालना, निकाल दीजिए। cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 35K, और K लिखना मैं भूल गया, लिख दीजिए 35K, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 37K। तो रेशो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 35 रेशो 37। और इसी तरह से tan थीटा की, tan A की वैल्यू आपसे बोली गई है जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 12K और बेस की वैल्यू 35K। आंसर आ गया, K काट दीजिएगा, आंसर आ गया। क्लियर? बात समझ में आई? अब जाते जाते इस, मतलब ये टॉपिक हो गया है, अभी इसको और टॉपिक पढ़ा रहा हूं, पर जाते जाते एक बात याद रखिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का एक रिलेशन और भी होता है, दैट इज tan थीटा।
ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरा cos थीटा अपॉन साइन थीटा का जो रेशो होता है वो आपका क्या होता है, cot थीटा। ये दो रिलेशन भी याद रखिएगा क्योंकि अगली टेबल जो हम बनाने वाले हैं उसमें ये बहुत काम आ रही है। तो यहां पर हमारा एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। इसके दो ही तरह के सवाल बनते हैं। पहला ये आपको दिखा दिया, देख लो, ये वाला जिसमें साइड यूनिट्स के साथ दी गई हो। ये दूसरा सवाल जिसमें साइड रेशो में दी गई हो। दोनों सवाल करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप पेपर में गलती नहीं करेंगे, ठीक है? उम्मीद तो यही कर रहे हैं। चलिए अब इसका दूसरा टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंगल्स। तो हमारे 3-5 ही एंगल काम के हैं। 3 एंगल जो मेजर काम के हैं वो ये वाले हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और थोड़े बहुत ये आ जाएंगे, थोड़े बहुत ये आ जाएंगे। मेनली हमारे 30, 45, 60 ज्यादा काम आते हैं, ठीक है? पर जीरो और इसको भूल नहीं सकते। अब ये टेबल बनानी कैसी है, हर टीचर जो भी आपको स्कूल में पढ़ाता है, यदि आप कहीं और कोचिंग जाते हैं तो वहां भी आपने सीखा ही होगा। तो आज उस टेबल पे बात नहीं करते हैं, बट मैं आपको 2-4 चीजें समझा देता हूं जिससे टेबल बन जाती है। यदि आपको पहली लाइन रट लो, वैसे तो अब टाइम ही ऐसा है कि आप पहली 3 लाइनें रट लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। एक बार बोलिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, याद हो जाता है। तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, इस पहली लाइन का रिवर्स ऑर्डर, ये यूं चल रही है, इसी लाइन को घुमा के यहां से लिख दीजिए, ठीक है? वो वाली वैल्यू यहां ऐसे क्रॉस कनेक्शन में ये आई है, ये वाली इधर चली जाएगी ऐसे। तो एक दिखने में कचरा लग रहा है बट वैल्यूज ऐसे ही हैं। ये 0 वाली लास्ट में चिपका दी, 1 वाली आगे, ऐसे ये वाली यहां, ये वाली यहां और ये वाली बीच में, ठीक है? साइन कॉस के जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब इससे रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो ये टेबल बन जाती है, इससे ये वाली टेबल। अभी जो लास्ट रिलेशन आपको समझाया था, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख दें। साइन थीटा अपन 0/1 कर दीजिए, 0 आता है। 1/2 और √3/2 का कर दीजिए रेशो, तो ये बन जाएगा आपका। इन दोनों के रेशो से 1 आएगा, इन दोनों के रेशो से √3 और 1/0। 0 से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपका क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड। तो देखिए टेबल बनाना बहुत आसान हो गया है। वापस समझा देता हूं। साइन थीटा की लाइन याद कर लीजिए, 0, ½ 1/√2, √3/2 एंड 1। यदि आपने पहली लाइन याद कर ली ना, तो पहली लाइन का रिवर्स ऑर्डर यहां लिख दीजिए, जो आगे है उसको पीछे, जो पीछे है उसको आगे, इस ऑर्डर में चमका दीजिए, आपका काम खत्म। इन दोनों का डिवाइड प्रोसेस कर दीजिए तो ये आ जाएगी। अब इसके बाद इस टेबल में 10 के बाद मैं डायरेक्ट कॉट थीटा की बात करता हूं कि यदि 10 थीटा से कॉट थीटा लिखना है तो रिवर्स ऑर्डर का यूज कीजिए। रिवर्स ऑर्डर का 10 थीटा के बाद कॉट थीटा लिख दीजिएगा और इसको रिवर्स ऑर्डर में, नॉट डिफाइंड, आगे आ गया, ये 0 पीछे चला गया, 1/√3 पीछे चला गया, √3 आगे आ गया और आपका 1 की जगह रह गया। तो जैसे ये वाली टेबल ऐसे होती है तो रिवर्स ऑर्डर में ऐसे 10 थीटा के बाद कॉट थीटा लिखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। इसके बाद अब आती है सेक थीटा की बारी। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बनी हुई है। मैं जो याद करता हूं और करवाता हूं उससे आपको फायदा क्या है, सेक थीटा को जब आप याद करेंगे तो सेक थीटा देखिए ध्यान से कैसे बनता है। अभी आपको रिलेशन याद कराया था, कॉस थीटा का रिवर्स होता है या रेसिप्रोकल फॉर्म होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो रेसिप्रोकल फॉर्म के कारण 1/1 इज 1, 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1/√2 करेंगे, 1/1/√2 करेंगे तो √2 आ जाएगा, 1/1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1/0 जब आप यहां 1/0 करने जाएंगे 1/0 तो वो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो टेबल बनाना करना बहुत आसान हो जाता है यदि आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि आप पहले साइन थीटा, फर्स्ट ऑर्डर पे आप साइन थीटा याद करेंगे, दूसरे ऑर्डर पे कॉस थीटा, थर्ड ऑर्डर पे टेन थीटा, फोर्थ ऑर्डर पे आपका कॉट थीटा, फिफ्थ ऑर्डर पे आपका सेक थीटा, और रही बात कॉसेक की तो वो ये आगे से जा रहा है, ये पीछे से आ जाएगा। 1 1 2/√3 2/√3 √2 2 2 नॉट डिफाइंड, ये आ गया। तो 3 तो हमारे रिवर्स कनेक्शन ही है, 3 रिवर्स कनेक्शन है और 3 को हमें बनाना है। साइन थीटा की लाइन याद कर लेंगे तो बाकी सारे काम खत्म। मैथ्स तो आती है, थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कर लेंगे। यदि आपने ये चीजें कर ली तो आगे आने वाले सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो सारे इजीली हो जाएंगे। टेबल बनाने के लिए मैंने जगह छोड़ी है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे ऑर्डर में बना लीजिएगा, ठीक है।
उस ऑर्डर में बनाएंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। अब इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक ये है, एक और क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं क्योंकि फिर ये सवाल मैं आपको होमवर्क में भी देने वाला हूं, ठीक है। तो हम देखें साइन थीटा की जो वैल्यू है, हमें साइन 90 की वैल्यू पूछी गई है। साइन 90 को दो एंगल के फ्रेम में तोड़िए और उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करते हुए वैल्यू निकालिए। 90 कैसे तोड़ सकते हैं, दो तीन तरीके हैं हमारे पास। जैसे ये मैंने बच्चों को याद करवाने के लिए करवाया था, तो मैं आपको यहां पर इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए। क्या साइन 90 को लिखा जा सकता है साइन 30 + 60 या फिर साइन 45 और भी कोई तरीका आपके दिमाग में हो जिनकी वैल्यूज आपको पता हो तो आप कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए। अब इस हिसाब से दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी, और इस ए और बी को अब आप हटा दीजिए और क्या लिखेंगे यहां पर, ए की वैल्यू 30, कॉस की वैल्यू 60 प्लस कॉस ए साइन बी, और फिर इन ए बी को हटाइए और इनकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस में ए था तो कॉस में 30, साइन में 60, वैल्यू डाल दो। अब यदि आपको वैल्यू याद है तो अब आप पीछे वाली स्लाइड पे नहीं जाएंगे, ना इधर उधर पन्ने पर लट रहे होंगे, अरे यार क्या वैल्यू थी। याद कीजिए साइन 30 सेकंड नंबर पे था, मैंने बोला था 1/2। कॉस 60 रिवर्स ऑर्डर में था तो कॉस 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की वैल्यू थी, मतलब 1/2 ही रहेगी। cos 30 की वैल्यू वो होगी जो sin 60 की वैल्यू थी रिवर्स ऑर्डर के कारण, तो sin 60 की वैल्यू मुझे याद है √3/2 थी, और sin 60 की वैल्यू फिर √3/2। सॉल्व कीजिए तो आपको देखेंगे यहां आपको 1/4 मिलेगा प्लस √3 × √3 3/4। एलसीएम लेके इसको जब 4 बनाएंगे तो 1 + 3 मतलब 4/4 मतलब 1। क्या साइन 90 की वैल्यू 1 आती है? याद कीजिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, 1। ये आपने निकाल ली। आप चाहें तो 45 का भी यूज कर सकते हैं, आपको आंसर सेम मिलेगा। क्लियर? तो यहां पर हमने जितना भी पढ़ रहे हैं वो इसी हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आपका हर सवाल जो है वो ऐसे बन जाए। मैंने आगे कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले एक और क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आपके इस चैप्टर का ये पार्ट इंप्रूव हो जाए और आपको लगे कि हाँ यार सवाल तो आए थे, लॉजिक भी समझ में आए थे, सवाल हो जाएंगे। बाकी यदि ज्यादा आपको करने तो आप एनसीईआरटी में चले जाइएगा। अब आता है tan a + b की वैल्यू √3 और tan a - b की वैल्यू 1/√3। तो पहले लिख देते हैं आंसर कैसे करना है इस सवाल को। गिवन क्या है, हमें गिवन सवाल की बात से ही वहीं से चालू कर देते हैं कि tan a + b को यदि मैं देखूं इट इज √3, और यदि मुझे पता है तो मुझे पता है कि tan a + b की जो वैल्यू है, a + b की जो वैल्यू है tan √3 कहां आता है, sin/cos। और याद करिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, कई बार आपको याद होना चाहिए tan 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। ऐसे इधर देखिए आपको बोला है tan a - b जिसकी वैल्यू 1/√3 दे रखी है। यदि आप देखें तो tan a - b की वैल्यू 1/√3 कहां आती है, tan 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये सवाल जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों के साथ करवा रहा हूं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात मुझे इस सवाल को करवाते वक्त याद दिलवानी थी, बच्चे को बताना था कि बेटा इसके बाद यदि तूने गलती करी तो टीचर भले ही तेरे को नंबर दे दे, बट वो समझ जाएगा कि तेरे को पता नहीं है बातें। याद से समझ लो, tan a + b = tan 60 हो तो 10 से 10 को काटा नहीं करते। ये बात समझ लीजिएगा, यहां पर 10 से 10 कटेगा नहीं, बस हट जाएगा। इसकी वैल्यू यहां पर ऐसे बनेगी a + b = 60 डिग्री, और यहां पर भी ऐसे ही हटाना है, आपको काटना नहीं है। मतलब दिमाग में हटा दीजिए, काट लीजिए पर हटाइए मत, मतलब काटते हुए दिखाइए मत। यहां आ जाएगा a - b की वैल्यू 30 डिग्री। बस इतना सा करते आपका सवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सवाल आ गया है आपका लीनियर इक्वेशन पर, जिसमें आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज दी हुई है। क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड
करते ही जब मैंने इनके ऐड करा तो कोई साइन चेंज की जरूरत पड़ी नहीं, तो मेरा यहाँ पर b से b कट जाएगा, तो a और a ऐड होके 2a बन जाएंगे, और यहाँ 60 + 30 ऐड होके 90 डिग्री। तो इस हिसाब से मेरे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। और इस a की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूं, तो a + b बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं, बाय इक्वेशन 1 a + b की वैल्यू मुझे 60 डिग्री दी हुई थी, जिसमें a की वैल्यू जब मैं 45 रखूंगा तो मेरे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 15 डिग्री। खत्म। तो मेरे दोनों एंगल्स मुझे पता लग गए कि मेरा a जो है वो कितना है, मेरा a जो है वो आपका 45 डिग्री है, और b जो मेरा है वो 15 डिग्री। और क्या इससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? तो देख लीजिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, बिल्कुल सही बात है। और a बड़ा है b से, वो भी हो रहा है, हाँ या ना? तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में और जो कंडीशंस दी थी वो भी फुलफिल हो गई। तो इस हिसाब से हमने सवाल करे और हमारे सारे सवाल हो रहे हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको देता हूं वो है होमवर्क। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो 30 निकाल लीजिएगा। 30 निकालने के 2-3 तरीके हैं, 60 - 30 कर दीजिए, या फिर 90 - 60 कर दीजिए। ऐसा करते आप सवाल कर पाएंगे। यही a + b के लिए है तो cos 90 निकाल लीजिएगा। अच्छा, पिछले वाले सवाल में भी 30 के हिसाब से 90 के हिसाब से मैंने आपको बता चुका हूं। ऐसे ही cos 30 में भी सेम बनाइए, माइनस करना है फिर कर दीजिए। बेटा एक बात और बता दूं, ये जब मैंने क्वेश्चन बनाया ना, ये इसलिए भी बनाया है कि आप में से जो भी ब्रिलियंट माइंड्स अगले साल ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पर डर रहे हो, तो आपको बता दूं, आप किसी भी मैथ्स के टीचर के पास, 11-12 पढ़ाने वाले के पास चले जाइए। ये फॉर्मूले हैं जो अगले साल आपको याद करने हैं। आज मैंने आपको प्रैक्टिकली लगवा भी दिए। यदि आपके आज प्रैक्टिकली लगाते वक्त डर नहीं लगा तो ये बात समझ लीजिए, अगले साल आप बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्री ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैथ से भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है मैंने दोनों कॉन्सेप्ट पर। ये पहले वाले कॉन्सेप्ट पर है, एबीसी वाले रिलेशन में जो भी ट्राइंगल की साइड से आता है। देखो मैंने सारे सवाल भी वैसे ही दिए हुए आपको, 3/4, 15/8, ये सेम है। इसको आप जब करेंगे तो cot a = 15, 8/15 हो जाएगा, 8/15। इसके बाद वो सेकंड कॉन्सेप्ट पे सवाल हो जाएगा, ये भी सेम है। इस तरीके से सवाल दिए हुए, आपको प्रैक्टिस करनी है वो वाले और ये वाले दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सवाल कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पूरी ट्रिग्नोमेट्री के पहले 2 पार्ट जो आपको बहुत बेसिक नंबर दे जाते हैं वो सारे हो जाएंगे। अब रही बात आइडेंटिटीज की, तो आइडेंटिटीज हम आपको अगले रिवीजन पोर्शन में करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस वीडियो पसंद आ रहा होगा। जो नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करें हर सब्जेक्ट में, वो आपको समझ में भी आ रही होगी और पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अगले वीडियो को देखेंगे, तब तक के लिए रेजोनेंस इंदौर चैनल पे बने रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।